हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसका ही, लेकिन जो प्रीवियस क्लास में हम छोड़ दिए थे, थोड़ा जहाँ पे क्लास को ऑफ किए थे जिस जगह पे, थोड़ा उस जगह से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में बता रहे थे। आज वहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो हम देख पा रहे थे फैक्टर में प्राइस खुद एक फैक्टर बन रहा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक फैक्टर बन रहा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फैक्टर बन रहा था, और कहीं ना कहीं इनकम ऑफ द कंज्यूमर फैक्टर बन रहा था। हम इन सब के बारे में जान चुके हैं अच्छे से। आज हम फुल्ली फोकस करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले जो भी मेरे इस लेक्चर पे आया है, ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले एक और लेक्चर दे चुके हैं हम, पार्ट 1। आप उसको विजिट कीजिएगा। ठीक है, आई बटन पे उसको लिंक मिल जाएगा या फिर कहीं भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं खुद ही लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पर्सनल। स्टार्ट करते हैं क्लास। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें हम देख चुके थे टी एंड कॉफी का एग्जांपल लेके। टी एंड कॉफी का एग्जांपल लेके देख चुके थे। अब थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाने के बाद ये पता चलता है मेरे को इसमें ना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में एज पर नेचर के बेस पे अगर देखा जाए गुड्स का, तो हमको दो गुड्स मिलता है देखने के लिए। सबसे पहले गुड्स बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा गुड्स जो हमको देखने मिलता है उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन कौन सा गुड्स मिला देखने? एक मिला कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा मिला सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा होता है, थोड़ा इसका डेफिनेशन अगर समझा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है और मिक्स करके उसका यूज किया जाता है। जैसे कि the goods which can be depends upon each other and used by combined way, बिना combine करके उसको हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि पेन और इंक, लॉक एंड की, चाबी, बोतल एंड इट्स कैप, बोतल और उसका कैप, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ये दोनों एक होगा तभी हम इसका यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कार एंड पेट्रोल, इसी तरह से ऐसा गुड्स है। ठीक है, तो वो गुड्स आ जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री में। हम एग्जांपल भी नहीं देते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। दूसरा एग्जांपल पेन एंड इंक। तीसरा एग्जांपल अगर देखा जाए तो लॉक एंड की। उसके बाद ईटीसी, बहुत सारा और भी एग्जांपल्स हैं। ये सारे गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। द गुड्स which depends upon each other, कार पेट्रोल के ऊपर डिपेंड है तो पेट्रोल कार के ऊपर डिपेंड है, और they can be used in combined way। ये दोनों का दोनों combined way में यूज हो सकते हैं, यूनिफॉर्मली यूज नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? तो ये गुड्स हो जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब अगर हम आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा है, तो समझो बहुत ध्यान से। सब्स्टिट्यूट गुड्स समझने के लिए हमको पहले उसका एग्जांपल पकड़ना पड़ेगा, या फिर डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका डेफिनेशन ऐसा है, द गुड्स which can be used in terms of another that goods will called as substitute goods। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि वैसा गुड्स या सर्विसेज, वैसा गुड्स या सर्विसेज जो एक के बजाय दूसरा का यूज करके फुलफिल आपके डिमांड को किया जा सकता है, तो वो गुड्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि मेरे को
जैसे मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, मेरे मन में क्वेश्चन आएगा, हम दुकान ढूंढते जाएंगे कि मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक कोई ना कोई मिल जाए। अब या तो हम पी सकते हैं स्प्राइट या तो पी सकते हैं हम माजा, दोनों के जगह हम सॉफ्ट ड्रिंक इसको या तो हम स्प्राइट को यूज कर सकते हैं या तो हम माजा को यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो स्प्राइट के बदले कोला का भी यूज किया जा सकता है। वैसे ही इस गुड्स में बोल सकते हैं कि वो गुड्स, द गुड्स विच कैन बी यूज इन टर्म्स ऑफ अनदर, या तो इसको या तो इसको, किसी को भी हम यूज कर सकते हैं और अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, सेटिस्फाइड खुद को कर सकते हैं कंज्यूम करने के बाद। एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं इसका अगर ध्यान से, तो इसका एग्जाम्पल आपको बनेगा टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, कोला एंड स्प्राइट, कोला एंड स्प्राइट। अगर फल खाना है आपको तो मैंगो या ऑरेंज या फिर ETC भी लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसा गुड्स है ये सर। अब हमको समझना है इस गुड्स का थोड़ा रिलेशन को समझना पड़ेगा। कॉपी कर लेना सब कोई। अब थोड़ा इस गुड्स का रिलेशन को समझना पड़ेगा कि इसके बीच में क्या क्या रिलेशन, कैसा कैसा रिलेशन है। अब समझना स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा अगर हम देखें ध्यान से तो यहां पकड़ते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम पकड़ते हैं इसको, टी को एक तरफ पकड़ेंगे, कॉफी को नहीं, सॉरी फॉर दैट। कॉम्प्लीमेंट्री में पकड़ेंगे हम कार, एक तरफ पकड़ेंगे पेट्रोल। क्या पकड़ेंगे? कार और पेट्रोल। और वहीं अगर सब्स्टिट्यूट्स में देखेंगे, सब्स्टिट्यूट्स की थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है तो हम पकड़ेंगे एक तरफ टी, एक तरफ पकड़ेंगे कॉफी। टी और कॉफी वाला सिस्टम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर भी एक बार हम बताना चाहते हैं आपको। आ जाओ, सब जान लो। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कार, हम लोग को पता है, ये बात जानते हैं कि कार का अगर प्राइस मार्केट में इंक्रीज होता है, कार का प्राइस अगर मार्केट में इंक्रीज होता है तो ये देखने मिलता है कि पेट्रोल का प्राइस कहीं ना कहीं घटा रहता है। क्लियर है? और या फिर ये भी देखने मिलता है कार का डिमांड अगर गिर गया है तो पेट्रोल एक ऐसा काम करता है जो पेट्रोल अपना डिमांड बढ़ाने का कोशिश करता है कि मेरा डिमांड कम से कम बढ़े। सिंपल से कहने का मतलब ये है, जब अगर कार सस्ता होगा, कार अगर चीप होगा, कार अगर चीप होगा तो पेट्रोल थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, और अगर पेट्रोल थोड़ा चीप हुआ तो कार थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। या फिर और भी देख सकते हैं, इफ अगर मेरा, या ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ कार का प्राइस बढ़ता है, या फिर डिमांड पे काम करते हैं, कार का डिमांड इंक्रीज होता है, लोग अगर बेसी कार किनेंगे तो उस कार में लोग बेसी डीजल या पेट्रोल भी बनाएंगे। क्लियर है? पॉजिटिव रिलेशन बनता है इन लोगों में, इन लोगों के डिमांड में क्या रिलेशन पॉजिटिव बनता है। अगर एक का डिमांड बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि दोनों कंबाइंड वे में ही काम होगा, अदरवाइज एक के बदले दूसरा कुछ काम करने लायक नहीं बचेगा। क्लियर है? अगर सिर्फ पेट्रोल ही खरीदा जाए तो पेट्रोल में आग लगा के रॉकेट थोड़ी ना बनाएंगे खुद को, पेट्रोल भरा के पेट्रोल गाड़ी में ना बनाएगा। अब गाड़ी नहीं रहेगा तो फिर पेट्रोल क्या? अगर गाड़ी का डिमांड बढ़ रहा है तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा, अगर गाड़ी का डिमांड घट रहा है तो पेट्रोल का डिमांड घटेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर है? कार एंड पेट्रोल में पॉजिटिव रिलेशन है। सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन कार और पेट्रोल का निकल गया, दैट मींस कि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन निकाल लिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर रिलेटेड विद ईच अदर इन पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, तो आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के आगे अगर पढ़ना है तो थोड़ा समझना होगा, इसको अंडरस्टैंड करना होगा अच्छे से। अगर मेरा टी का डिमांड बढ़ता है, प्रीवियस वीडियो जो भी समझना है, अगर मान लो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा के बता रहे हैं, इससे जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाए थे, प्रीवियस क्लास के वीडियो को आप विजिट करेंगे तो पता चलेगा कि टी एंड कॉफी का डिमांड पर्सन क्या खेल हो रहा है। ठीक है,
अगर टी का डिमांड बढ़ता है तो हम देखते हैं कॉफी का डिमांड घट जाता है। अगर टी का डिमांड या फिर ऐसा, अगर टी का डिमांड गिरता है तो देखते हैं कॉफी का डिमांड बढ़ गया है। कहीं ना कहीं प्राइस फैक्टर वर्क कर रहा होता है। तो हमको ये देखने मिलता है कि टी एंड कॉफी के बीच में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच का जो नेगेटिव रिलेशन है ये मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव। एक का अगर मान लो डिमांड बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घटेगा, और अगर एक का डिमांड घटेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में किसी का भी डिमांड बढ़े दूसरा का डिमांड बढ़ेगा, और किसी का भी डिमांड गिरे दूसरा का डिमांड ऑटोमेटिक शिफ्ट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा गुड्स का आप लोग को। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसको उतार लेना सब कोई प्लीज। डिमांड का आगे कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। आगे कॉन्सेप्ट में आता है दो नाम आपको देखने मिलेगा। एक नाम मिलेगा लॉ ऑफ डिमांड, और दूसरा नाम आपको देखने मिलेगा तो डिमांड के आगे चैप्टर में अगर बढ़ रहे हैं तो हमको एक तरफ मिलेगा देखने लॉ ऑफ डिमांड, और दूसरी तरफ देखने मिलेगा क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और क्वांटिटी डिमांड क्या होता है थोड़ा समझना होगा। अगर लॉ ऑफ डिमांड को पहले फोकस करते हैं तो नॉर्मल इसका हम देखते हैं इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मेरे को दिखता है। जो फैक्टर था ना प्राइस का, सॉरी डिमांड का जो फैक्टर था जिसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसमें नॉर्मली इसके ग्राफ में इसके इक्वेशन में अदर थिंग जो रहेगा ना ये सारा का सारा कांस्टेंट है। अदर फैक्टर जो है जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सारा फैक्टर जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ये फैक्टर कांस्टेंट होने के बाद जो प्राइस नाम का फैक्टर है, प्राइस नाम के फैक्टर के संग जो रिलेशन बनता है ना डिमांड का, वही होता है लॉ ऑफ डिमांड। क्लियरली अगर हम ये जो ग्रीन ऊपर में टॉप में ऐसे किए ना, लाइनिंग किए ना, वो लाइनिंग दिखा रहा है, उसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। वो बार जिसके भी ऊपर लगता है उसको बना देता है कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन लाइन का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट हो चुका है, फिक्स हो चुका है, स्थिर हो गया है, एकदम रुक गया है। टेस्ट का भी वही हाल है, ये भी कांस्टेंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी कांस्टेंट है। आते हैं थोड़ा डेफिनेशन में। इफ अदर फैक्टर आर remaining constant, then the relationship between price and quantity is shown as लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ? कुछ ये डेफिनेशन इसका है। इफ अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी विल शोन एज लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है? अब इसका हमको थोड़ा इक्वेशन, डेफिनेशन के सही इक्वेशन भी लिखना होगा, बिना इक्वेशन का नंबर तो मिलेगा नहीं। तो इक्वेशन यही है मेरा, क्या
डिमांड इक्वल टू फैक्टर ऑफ प्राइस, रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, इनकम। और अगर ध्यान दिया जाए तो फिर हम यही बोलेंगे, ये तीनों रहेगा कांस्टेंट। ये जो बना मेरा फैक्ट, ये जो मेरा बना एक रेड रंग का जो इक्वेशन, ये हुआ लॉ ऑफ डिमांड का इक्वेशन। मतलब प्राइस फिक्स है और प्राइस वेरिएबल है और अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम कांस्टेंट है। क्लियर है? इसका ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं। ये होगा इसका ग्राफ। ओके, ये हुआ इसका ग्राफ, इसका लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ। लॉ ऑफ डिमांड नाम का टॉपिक हुआ थोड़ा सा खत्म। अब आता है क्वांटिटी डिमांड के ऊपर। अब आते हैं किसके ऊपर? क्वांटिटी डिमांड के ऊपर। क्वांटिटी डिमांड के ऊपर भी समझना होगा, कुछ नहीं, हम फैक्टर का इक्वेशन को पकड़ेंगे और पूरा काम हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर के इक्वेशन को अगेन पकड़ते हैं। डिमांड इक्वल टू फैक्टर ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इस समय लॉ ऑफ डिमांड में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो प्राइस के अलावा सारा का सारा फैक्टर जो है वो मेरा कांस्टेंट है। लेकिन हम यहाँ क्वांटिटी डिमांड में देखेंगे ना, तो क्वांटिटी डिमांड में ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा। प्राइस विल बी फिक्स और कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर विल बी ट्रीट एज अ वेरिएबल फैक्टर। क्लियर है? प्राइस को हम कांस्टेंट कर देंगे क्वांटिटी डिमांड में, और बाकी का मेरा तीन जो फैक्टर है वो फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। अब क्या है कि ये तीन फैक्टर का रिलेशन, क्या अब ये तीन फैक्टर का रिलेशन डिमांड के संग जो जाएगा, ये रिलेशन जो डिमांड के संग ये तीन फैक्टर का जाएगा, यही रिलेशन शो करेगा किसको? क्वांटिटी डिमांड को। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं। इफ price of goods or services is constant, then the relationship between other variable factor and quantity will shown as quantity demanded। क्लियर हुआ? ये हुआ क्वांटिटी डिमांड का डेफिनेशन। ओके, अब थोड़ा इसका भी हम इक्वेशन रेडी कर देते हैं। इसका इक्वेशन फिर से रेडी, वही ऊपर की इक्वेशन को हम नीचे बस क्लीन करके लिख रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिमांड इक्वल टू फैक्टर ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जहां पे हम एक सर पे दे देंगे बार किसके? प्राइस का, क्योंकि प्राइस है मेरा कांस्टेंट, बाकी अदर फैक्टर मेरा हो गया वेरिएबल, इसलिए काम खत्म। बात समझ में आया? अब इसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा हम इसका ग्राफिंग कर देते हैं इसका भी। ये तीन डिमांड का, ये मेरा डिमांड का तीन को लाइन हुआ है। एक लाइन को D1, D2, D3। मेरे को ये दिख रहा है कि मेरा डिमांड धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, इधर उधर खचक रहा है, आगे पीछे बढ़ रहा है। क्लियर है? इसको ही हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। ओके, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो दो वर्ड और तुम लोग को मिल जाएगा। आज के नए जमाने में जुमला देने के लिए लोग जुमला देते हैं, तुम लोग को भी देंगे। क्या देंगे जुमला? कि भैया एक प्लीज मेरे को बात बता दो। एक होता है चेंज इन डिमांड, एक होता है शिफ्ट इन डिमांड।
ये क्या है, चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड क्या है, कुछ नहीं, क्वांटिटी डिमांड को ही हम दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं और चेंज इन डिमांड को ही हम दूसरे लैंग्वेज में लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। क्लियर हुआ? इस शिफ्ट इन डिमांड और चेंज इन डिमांड के थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है? तो एक बार एक कोशिश करते हैं, पहले तुम ये सब उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको मिटाकर। स्टार्ट करते हैं चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड को समझने का। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम लिखे चेंज इन डिमांड और यहां ये लिखे हम यहां पे शिफ्ट इन डिमांड। ओके, चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड को थोड़ा समझ लेते हैं। ग्राफिंग के बेस पे समझेंगे, ग्राफिंग के बेस पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। कितने टीचर होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कॉलेज का कि आप लोग को डायरेक्ट एकदम हार्ड सब्जेक्ट पे लेके चले जाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वहां पे ऐसे बच्चे भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जिनका 11 12 में इकोनॉमिक्स नहीं था, तो उनको हम जीरो से स्टार्ट अगर नहीं करेंगे तो फिर देखो दिक्कत होगा। क्लियर है? बट हमारे क्लास में सब कुछ नहीं है, वी विल प्रोवाइड फ्रॉम बेसिक टू अपग्रेड, बेसिक टू हायर लेवल। ओके, डोंट वरी। मैं स्टार्टिंग दिन से कहता हूँ इकोनॉमिक्स की समस्या डिमांड एंड सप्लाई पढ़िए हमसे, कीजिए अप्लाई। आपको डिमांड एंड सप्लाई पे इतना अच्छा कर देंगे, मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करवा देंगे हम कि आपको अदर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका बेस लगता है, आपका ये बेस ही सबसे ज्यादा क्लियर रहेगा पहले अच्छे से, तो अदर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आप कोई घर बना रहे हैं, उस घर का अगर बेस ही अच्छा नहीं है तो वो घर कितना दिन टिकेगा? जाहिर सी बात है, अगर हम बेस पे ही अच्छा काम करें तो फिर मेरा घर बहुत लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए वो टिका रहेगा। क्लियर है? तो बेस जितना अच्छा करने पे ध्यान दिया जाए, बच्चे का करियर उतना अच्छा ग्रो होता है। स्टार्ट करते हैं। चेंज इन डिमांड का अगर हम थोड़ा ग्राफ बना लें, हम जानते हैं कि जो x एक्सिस, y एक्सिस 0, तो x एक्सिस पे कहीं ना कहीं हम प्राइस को मेजर करते हैं और y एक्सिस पे कहीं ना कहीं हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। P1 और P2, P1 प्राइस नंबर 1 है, P2 प्राइस नंबर 2 है, Q1 क्वांटिटी नंबर 1, Q2 क्वांटिटी नंबर 2। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए कि पहले मेरा जो प्राइस P1 था, मेरा प्राइस P1 था, तो मेरा क्वांटिटी जो था वो क्वांटिटी मेरा Q1 था, मतलब मेरे यहाँ डिमांड, इस जगह पे डिमांड का लाइन को कट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट बन रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटता है। अगर देखा जाए P से ये लाइन अगर जा रहा है तो P से ये लाइन ऐसे जा रहा है, और Q से अगर लाइन ऊपर की ओर जा रहा है तो Q से ऊपर की ओर जा रहा है। दैट मींस कि मेरा एक पॉइंट बना यहाँ पे ग्रीन डॉट पे, जहां पे ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को काटा है, तो यहाँ पे वही लाइन है। अगर हम इसको ऐसे मिटा दे थोड़ा सा, तो ये वैसा ही पॉइंट दिख रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो मेरा पहला इंटरसेक्शन पॉइंट ये था, जहां पे मेरा डिमांड ये था। क्लियर है? अब लेकिन मेरा क्या हुआ, प्राइस मेरा बढ़ गया, मेरा प्राइस बढ़ चुका है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, जाहिर सी बात है, और हम बताएं कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड थोड़ा श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, लोग डिमांड करना कम कर देते हैं। ये बहुत अच्छा बात हो सकता है, नहीं भी पता नहीं, लेकिन मार्केट इसी बेस पे चलती है। अच्छा, जब मेरा प्राइस P1 से हो गया P2, तो
मेरा डिमांड स्लिंग होके पीछे थोड़ा खसक गया। देखा जाए तो मेरा डिमांड का जो लाइन है ये हो गया D2 हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया D2। दैट मींस देखा जाए कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। अब ऐसा इसी को मिला दिए तो बन गया वैसा। बात समझ में आ रहा है? इसी को मिला दिए तो बन गया बैक वाला जैसा, इस जैसा। अब ध्यान से समझो, मेरा डिमांड जो है ना, मेरा जो डिमांड है वो अपने डिमांड कर्व के एक्सिस पे ही अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कर रहा है। क्या कर रहा है? या तो अप कर रहा है, ऊपर जा रहा है प्राइस बढ़ने पे, और प्राइस घट रहा है तो फिर वो वापस तो नीचे भी आ रहा है। मतलब वो अपने एक्सिस पे ही अप एंड डाउन कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। डिमांड तो बदल रहा है लेकिन डिमांड का लाइन नहीं बदल रहा है, वो अपने लाइन पे ही ऊपर नीचे अप एंड डाउन एक्टिविटी शो कर रहा है। क्लियर है? इसलिए इसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का दूसरा नाम है। क्लियर है? सिनोनिम्स है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसको मिटाते हैं, ये रफ जो बनाए थे समझाने के लिए, आई थिंक सब समझ गया होगा। अब तो हम आते हैं शिफ्ट इन डिमांड के ऊपर। इसको पकड़ते हैं, किस कॉन्सेप्ट को? शिफ्ट इन डिमांड के कॉन्सेप्ट को पकड़ा जाए, मजा आएगा। इसमें क्या हुआ था ना, मान लेते हैं इसमें मेरा प्राइस एकदम फिक्स है, मेरा प्राइस एकदम फिक्स है। प्राइस तो कांस्टेंट होता है, ये तो बिल्कुल बात पता है। शिफ्ट इन डिमांड क्वांटिटेटिव डिमांड का पार्ट है, तो क्वांटिटेटिव डिमांड का पहला बेसिक रूल यही था कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से प्राइस मेरा रहेगा फिक्स। अगर मेरा प्राइस फिक्स है तो मेरा प्राइस हो जाएगा यही P1, ये मेरा प्राइस का लाइन रहेगा परमानेंट। लेकिन मेरा जो अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर जैसे कि इनकम, टेस्ट और हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब तो मेरे डिमांड को इफेक्ट करेगा। तो मेरा पहले इसी प्राइस पे पहले हम क्वांटिटी भरते इतना Q1, फिर मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आए और मेरा मन किया और क्वांटिटी परचेस करने का, हम क्वांटिटी कर दिए इतना, कितना Q2। अब थोड़ा समझते हैं, जो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है ग्रीन डॉट दोनों जगह, ये तो इंटरसेक्शन का पॉइंट है। यहाँ पे मेरा डिमांड का अगर लाइन देखा जाए तो कुछ इस टाइप से हो रहा है। देखो ये मेरा डिमांड का हुआ लाइन, ग्रीन लाइन जो हुआ मेरा डिमांड का लाइन हुआ, ये मेरा D1, ये मेरा D2। अब देखा जाए तो डिमांड का जो लाइन है यहाँ पे वो या तो इस ओर शिफ्ट कर रहा है या तो इस ओर बदल रहा है। मतलब वो अपने एक्सेस पे चेंज नहीं हो रहा है, नया डिमांड का लाइन खुद लेके आ जाया जा रहा है। क्या हो रहा है? वो खुद अपने एक्सेस पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है? इधर उधर राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। कहां हो जा रहा है? राइटवर्ड भाग जा रहा है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। क्लियर है? इसलिए इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड का पार्ट है। इसलिए इसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट है। क्लियर है? तो डिमांड का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट होता है आप लोग को। हाँ, इलास्टिसिटी नाम का एक टॉपिक है। इलास्टिसिटी नाम का टॉपिक हम सप्लाई पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार पढ़ाने से वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी खत्म हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हम वहां पे आपको समझा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी है, करना चाहिए, करना पड़ेगा, और टुगेदर वी कैन। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।